बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीगल फोरम में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान आदिल इकबाल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक अच्छा ऐसे कैसे लिखा जाता है 12th स्टैंडर्ड तक, या आपका लॉ असेसमेंट टेस्ट होता है जिसे हम लेट कहते हैं, तो उसमें भी एक ऐसे का क्वेश्चन होता है। तो वो आप उसमें एक अच्छा गुड स्कोरिंग अच्छे मार्क्स वाला ऐसे कैसे लिख सकते हैं, तो वो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। उसमें क्या चीज़ लिखनी है, क्या चीज़ नहीं लिखनी, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि 2018 से लेके जो भी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ हैं या पाकिस्तानी गवर्नमेंट एजेंसी ने लेट को इंट्रोड्यूस करवाया है। किसी भी आपने लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना हो तो आपको लेट का एग्ज़ाम पास करना लाजमी होता है। अभी रिसेंट मैंने विटनेस किया है कि इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी ने जो बच्चों ने फॉर्म फिल किया था और उन्होंने अभी लेट में अप्लाई भी किया हुआ था, लेकिन अभी लेट का टेस्ट दिया नहीं था, तो उनके वो फॉर्म्स रिजेक्ट हो गए थे। उनके फॉर्म्स वो रिजेक्ट हो गए थे, आगे अप्रूव नहीं हुए थे। सब्जेक्ट क्या था, ऑब्जेक्शन क्या था कि इस बच्चे ने टेस्ट नहीं दिया हुआ लेट का, या इसके ने स्कोर मेंशन नहीं किया हुआ लेट का, इस वजह से हम आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो जो भी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ जो भी हैं, या जो भी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मशहूर यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो लेट के विदाउट अभी एडमिशन्स नहीं देती, एडमिशन्स ऑफ़र नहीं करती। सबसे पहले आपने एडमिशन लेट क्लियर करनी होगी, उसके बाद आपको एडमिशन मिल सकता है। ऐसे आपको 4 टॉपिक्स पे आ सकता है। जो सबसे पहला टॉपिक है, मतलब मैं आपको बता दूँ टॉपिक्स किस किस्म के आते हैं या किस किस्म के किस नौइयत के टॉपिक्स होते हैं। सबसे जो पहला टॉपिक होता है, या जो मैं आप उनकी कैटेगरी बनाऊँ तो मैंने उनकी 4 कैटेगरी बनाई है टॉपिक्स की। सबसे पहले या जो टॉपिक्स आते हैं वो आते हैं पर्सनालिटी के ऊपर। किसी भी पर्सनालिटी के ऊपर आपको लिखने के लिए कहा जाता है। और दूसरे टॉपिक होते हैं किसी प्लेस के, हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में, जैसे कोई कश्मीर है, जैसे पाकिस्तान है, तो इनके बारे में लिखने के लिए कहा जाता है आपको। और तीसरी चीज़ क्या है, एक जनरल टॉपिक आपको दिया जाता है। जनरल टॉपिक में आप क्या कहा जाता है, जैसे ये आम टॉपिक्स हम लिखते आते हैं 6th क्लास में, 7th क्लास में, हेल्थ इज़ वेल्थ, ठीक है, और सफाई के हवाले से, क्लीनलीनेस के हवाले से। तो ये टॉपिक्स किस में होते हैं, ये जनरल कैटेगरी में फॉल करते हैं। और जो इसका लास्ट टॉपिक है, जो बड़ा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो मोस्ट चांसेस होते हैं कि इसके ऊपर टॉपिक इसके ऊपर ऐसे आ सकता है। एक पर्सनालिटी वाले के ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसके ऊपर ऐसे आ सकता है। दूसरा ये जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ उसके ऊपर। एक चौथी टाइप है, इसको कहते हैं हम आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे। अब इसमें आपने डिबेट करनी होती है, इसमें आपने एक अपना ओपिनियन बनाना होता है। तो वो ओपिनियन आप कैसे बनाएंगे, वो तो आपकी अपनी सोच, अपनी नॉलेज के ऊपर है। लेकिन ये 4 किस्म के टॉपिक्स आपको आ सकते हैं एग्ज़ाम में। जो मोस्ट प्रोबेबली लेट में टॉपिक्स आते हैं वो 2 किस्म के आते हैं, या जिनके चांसेस ज़्यादा होते हैं। वो तो एक पहला पर्सनालिटी वाला, और दूसरा ये कि आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे का। आपने चीज़ लिखनी है, सबसे पहले तो आपने उसके बारे में कोई कोटेशन लिखनी है। अगर उस पर्सनालिटी के बारे में आपको कोई कोटेशन पता है, फॉर सपोज पर्सनालिटी में कौन कौन से ऐसे आपके पास आ सकते हैं। सबसे पहला बड़ा जो ऐसे है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद कायदे आज़म है, सर सैयद अहमद ख़ान है, नेल्सन मंडेला है, अल्लामा इकबाल है। तो इन पर्सनालिटीज़ के ऊपर आपके पास टॉपिक आ सकते हैं। अब कहने का मकसद ये है, यहाँ पे जो पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले आपने अगर इन पर्सनालिटीज़ के बारे में आपको कोई इनके कोटेशन याद है, या किसी ने इनके बारे में कोई कोटेशन कहा हो, ठीक है, तो वो आप लिख दें। कि जैसे नेल्सन मंडेला का कोटेशन है एजुकेशन के हवाले से, तो आप कहते हैं ये कोटेड बाय नेल्सन मंडेला, एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन। तो आप बाय विच वी कैन चेंज द वर्ल्ड, जिससे हम वर्ड को चेंज कर सकते हैं। कायदे आज़म ने भी बहुत सारे ऐसे, कायदे आज़म के कोट्स हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे कोट्स हैं। तो आप स्टार्ट वहाँ से करें। पहले कोटेशन लिखें कि सेड बाय दिस ग्रेट मैन, दिस ग्रेट पर्सनालिटी। उसके बाद आप उसकी बायोग्राफी लिखें। बायोग्राफी में आपने क्या क्या लिखना है कि वो कब पैदा हुए, कहाँ पे पैदा हुए, उनकी अर्ली एजुकेशन कहाँ थी, अर्ली लाइफ कहाँ पे थी, कैसी लाइफ थी, वो कैसे इंसान थे उस टाइम। तो ये आपने उस चीज़ में वो लिखने हैं। उसके बाद आपने उसकी अचीवमेंट्स, जैसे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अचीवमेंट्स हैं, अनकाउंटेबल अचीवमेंट्स हैं, आप वो लिख सकते हो। जैसे उन्होंने एक पूरी एक इस्लामिक स्टेट कायम की, बहुत सारी जंगों में
فتح حاصل کی، اس کے علاوہ مہاجرین اور انصار میں بھائی چارہ قائم کیا، تو یہ سارا کا سارا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ وہاں پہ ایک مسلمانوں کی ایک اسٹیٹ تھی، مسلمانوں کو رہنے کے لیے ایک نظام دیا، ایک جوڈیشل نظام دیا، ایک اچھا نظام دیا، منظم نظام دیا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اچھی طریقے سے تربیت کی۔ اس کے علاوہ قائد اعظم نے کیا اچیو کیا؟ قائد اعظم ایک بیرسٹر تھے، ان نے ہمارے لیے پاکستان بنایا۔ اور علامہ اقبال نے کیا کیا؟ علامہ اقبال کے اچیومنٹس یہ ہیں کہ انہوں نے اپنی پوئٹری سے ہمیں جگایا، ہمیں جو سب کانٹیننٹ کے لوگ ہیں ان کو جگایا۔ تو یہ ساری چیزیں آپ ان کی اچیومنٹس میں لکھ سکتے ہیں، اور اچیومنٹس کے بعد ان کے ڈیتھ کے بارے میں آپ لکھیں گے، اور ان کی لائف سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، ہم نے یہ چیز لکھنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کیا لکھنا ہے؟ ان کے بارے میں کوٹیشن اگر آپ کو یاد ہے تو وہ لکھ دیں، اور اس کے بعد آپ نے ان کی بایوگرافی کے بعد ان کے اچیومنٹس، اور اچیومنٹس کے بعد ان کی ڈیتھ، اور ڈیتھ کے بعد آپ کو ان سے کیا سبق ملتا ہے ان کی لائف سے، یہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ یہ ایزیلی اگر آپ ایسے اس فارمیٹ کے ساتھ لکھیں تو ایزیلی آپ 200-250 ورڈز کا ایسے بالکل ایزیلی لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا پرسنالٹی کے بارے میں کہ آپ کو ان کی ارلی کب پیدا ہوئے، اور سب سے پہلے کوٹیشن، اور اس کے بعد وہ کہاں پہ بورن، اور ارلی لائف، ارلی ایجوکیشن، اور اس کے علاوہ ہائر ایجوکیشن بھی آپ لکھ سکتے ہیں اس میں، اور اچیومنٹس، ڈیتھ، اینڈ آپ کو اس سے کیا سبق ملتا ہے۔ دیز 7 تھنگس، آپ اگر یہ 7 تھنگس کو ملائیں گے، صحیح طریقے سے لکھیں گے، اچھی طریقے سے لکھیں گے، تو آپ ایک اچھا ایسے پرسنالٹی کے اوپر لکھ سکتے ہیں۔ جو دوسرا ٹاپک ہے وہ آپ کے پاس آتا ہے پلیس کے بارے میں۔ اب آپ پلیس کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ آپ فار سپوز ٹاپک آتا ہے آپ کے پاس، میں مثال دیتا ہوں، چھوٹا سا ایسے ٹاپک نہیں آئے گا خیر آپ کے پاس، ایک پارک کا مثال دوں، پارک، یا سوچ چلے پاکستان کا مثال دیتے ہیں، یہ کشمیر کا ہم دیکھ لیتے ہیں ایگزامپل۔ تو سب سے پہلے آپ نے کیا لکھنا ہے؟ اس چیز کو ڈیفائن کرنا ہے کہ پاکستان بیوٹیفل ہے، کشمیر ایک پیس آف ہیون یہاں پہ زمین پہ اترا ہوا ہے، لیکن انفارچونیٹلی اس کی کیا کنڈیشنس ہے وہ ہمیں سب کو پتہ ہے کہ جو انڈین آکیوپائڈ کشمیر ہے اس میں کیا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے بتانا ہے کہ وہ جگہ کیسی ہے، اس میں کیا کیا نیچرل ریسورسز موجود ہیں۔ جیسے آپ اگر پاکستان کے بارے میں لکھیں گے تو پاکستان میں بہت ساری، دیکھیں آپ شروع کریں گے نارتھ سے اب جیسے آئیں گے تو بڑے بڑے ماؤنٹینس ہیں، ٹھیک ہے، جو پاکستان کو جو کولڈ ونڈس آ رہی ہوتی ہیں ان سے پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ اگر وہ پہاڑ یہاں پہ نہیں ہوتے تو ہمارا موسٹ آف دا ناردرن ایریاز بڑے عرصے کے لیے آئس سنو میں کورڈ رہتا۔ اس کے بعد جیسے ہم نیچے آتے ہیں تو ہمیں پلینس ملتے ہیں، ڈیزرٹس ملتے ہیں۔ تو جو پلینس ہیں وہ ایک بڑی اچھی مطلب زمین ہمارے پاس فرٹائل زمین ہے، جس کے اوپر 4 مختلف قسم کی فصلیں اگتی ہیں، 4 سے زیادہ اگتی ہیں، 4 سیزنس ہیں، اور اس میں ہمیں مختلف قسم کی فصلیں اگتی ہیں اس زمین کے اندر۔ یہ زمین ہماری بہت اچھی فرٹائل زمین ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے یہ چیزیں اس کو ڈیفائن کر کے، جگہ کو ڈیفائن کر کے، جیسے کشمیر ایک ماؤنٹینس کہتے ہیں علاقہ ہے، ایریا ہے، اور وہاں پہ بہت ساری آبشارس ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں کی ایک مطلب اتنا خوبصورت ہے کہ ہم اسے کنسیڈر کرتے ہیں کہ پیس آف ہیون، کہ زمین جنت زمین پہ آئی ہوئی ہے۔ تو کشمیر ہمارے نزدیک جنت کے مانند ہیں، اتنا خوبصورت ہے ماشاء اللہ سے۔ اس کے بعد آپ اس کا ہسٹوریکل پرسپیکٹیو بتائیں۔ اس پاکستان کا ہسٹوریکل پرسپیکٹیو ہے کہ سب سے پہلے کہ مسلمان یہاں پہ حکومت کرتے تھے، اس کے بعد یہ ایسٹ انڈیا کمپنی آئی 1600 میں، اور ایسٹ انڈیا کمپنی نے گریجولی اس نے ہمارے سب کانٹیننٹ کے اوپر اپنی حکومت قائم کر لی، اور ہمیں اپنی کالونی بنا دیا۔ اور اس کے بعد 1947 میں ہمارے جو بڑے ہیں انہوں نے بہت ساری قربانیاں دی، جن کے بدولت ہمیں پاکستان ملا۔ اور پھر پاکستان میں پرابلمس کیا ہیں؟ فار سپوز جیسے ایجوکیشن کا پرابلم ہے، وہ آپ بتائیں کہ ایجوکیشن کا یہ پرابلم ہے، ہمارے پاس لٹریسی ریٹ اتنا کم ہے، تو اس وجہ سے ہم بہت سارے پیچھے ہیں۔ جو پرابلمس ہیں آپ ان کو ہائی لائٹ کریں، اور پرابلمس کو ہائی لائٹ کرنے کے بعد ان کا سولوشن بتائیں، اور سولوشن بتانے کے بعد آپ بتائیں کہ اگر یہ چیز ہم اچیو کر لیں گے تو رزلٹ کیا نکلے گا۔ ایجوکیشن اگر ہم اچیو کر لیں گے تو ہم مطلب جو ہمارے پاس یہ مسائل ہیں، ان امپلائمنٹ ہے، ایکسٹریمزم ہے، ٹیررزم ہے، ساری ختم ہو جائیں گی۔ الحمدللہ ٹیررزم تو بہت حد تک ختم ہو گئی ہے، اللہ کا دعا ہے کہ ہمارے پاکستان کو امن والا ملک بنائے۔ جو ٹیررزم ختم ہو گئی ہے، لیکن ایکسٹریمزم ہے، انٹالرنس ہے، وہ ختم ہو جائے۔ یہ کس سے ہوگی؟ بائی ایجوکیشن ہوگی، اور بائی کوالٹی ایجوکیشن ہوگی۔ یہ جو ہم رٹا لگا کے پڑھتے ہیں اس سے نہیں، بائی کوالٹی ایجوکیشن سے۔ اس کے بعد آپ نے اس پرابلم سالو کرنے کے بعد پرابلم سالو ہو گیا، اور اس میں آپ سے کیا نتیجے نکلیں گے، تو اس طریقے سے آپ نے کسی بھی پلیس کو ڈیفائن کرنا ہے۔ تو سب سے پہلا ٹاپک کیا ہو گیا
पर्सनालिटी के बारे में, दूसरा टॉपिक इसके बारे में पिलर्स के बारे में। अब जो तीसरा टॉपिक है वो जनरल टॉपिक्स है, जैसे हेल्थ इज़ वेल्थ है, एजुकेशन है। अब एजुकेशन के ऊपर आप मुझसे पूछें तो मैं तो आपको बताता हूँ, मैं ईजीली 5000 वर्ड्स का लिख सकता हूँ। आप उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोट कर सकते हैं, उसमें आप नेल्सन मंडेला के कोर्स को कर सकते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ को एजुकेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ वुमेन एजुकेशन, आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं वहाँ पे। आप चाइना का जापान का मिसाल दे सकते हैं कि बड़ी मशहूर बात है कि जैसे अमेरिका ने जब चाइना के ऊपर 1947 में एटम बम का अटैक किया था, उसके बाद उन्होंने क्या कहा था कि हम आपको क्या करें, फाइनेंशियली तौर पे हम आपको मदद करते हैं। लेकिन जापान ने कहा हमें फाइनेंशियल तौर पर मदद ना करें, जस्ट गिव अस टीचर्स, हमें टीचर्स दें, हमें अपने नेशन को पढ़ाना है, हमें अपने कौम को पढ़ाना है। तो आप देखिए 1945 में जब वो मुल्क बिल्कुल उसके जो दो बड़े शहर थे नागासाकी एंड हिरोशिमा, वो बिल्कुल तबाह हो चुके थे। लेकिन आज वो मुल्क कहाँ पे है और हम कहाँ पे हैं, तो 2 साल का ही फ़र्क है कि वो 1947 में उनके ऊपर अटैक बॉम्ब गिराया गया था और हम 1947 में आज़ाद हो गए। आज हम कहाँ हैं और वो कहाँ हैं। तो देखिए ये एजुकेशन के बेनिफिट्स हैं। अच्छा, एजुकेशन होगी तो ये बेनिफिट्स होंगे, अगर एजुकेशन नहीं होगी तो इसके ये नुकसान होंगे, और जो नुकसान हैं हम उसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं। इसी सेम तरीके से अगर आपके ऊपर आपके पास टॉपिक आता है हेल्थ के बारे में, तो हेल्थ में भी आप इस तरीके से लिख सकते हैं टॉपिक्स कि हेल्थ एक अल्लाह ताला की नेमत है, एक बहुत बड़ी नेमत है जिससे बंदा इंडिपेंडेंट होता है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता। आप देखते हैं बंदे को सिंपल एक खाली बुखारी हो जाता है तो बंदा कितना मतलब किसी के ऊपर डिपेंड हो जाता है, वो खुद उठ के खाना नहीं खा सकता, वो खुद उठ के अपने लिए कुछ काम नहीं कर सकता, तो ये बंदा डिपेंड हो जाता है। तो हेल्थ भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, ठीक है। अगर ये इसको हम इसका हमें ख्याल रखना चाहिए, अगर इसका हम ख्याल नहीं रखेंगे तो उसे क्या होगा, हमारे माशरे में कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसके ज़रिए हमें जिसके वजह से हमें हेल्थ के इश्यूज़ को फेस करना पड़ रहा है। तो वो सारी चीज़ें मतलब एक तो ये टॉपिक है ना, सबसे पहले आप डिफ़ाइन करें एजुकेशन है क्या, हेल्थ है क्या, सफाई है क्या। सबसे पहले उनको चीज़ें डिफ़ाइन करने के बाद आप उनके फ़ायदे बताएं, फ़ायदों के साथ आप उसके नुकसान बताएं, ठीक है। पहले आपने फ़ायदे बताए, उसके बाद आप अलग से एक पैराग्राफ बनाएंगे जिसमें आप नुकसान बताएंगे, और नुकसान बताने के बाद आप उनका सोल्यूशन बताएंगे, सोल्यूशन के बाद आप उसको फिर अगेन वही फिर से रिजल्ट बताएंगे। मतलब जहाँ हमें प्रॉब्लम बताते हैं वहाँ पर उनका सोल्यूशन बताते हैं, और सोल्यूशन के बाद उनका रिजल्ट क्या निकलेगा वो भी बताते हैं। अगर हमने एजुकेशन हासिल कर ली तो हम दुनिया के जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके साथ कंधा मिला के खड़े होंगे। जैसे अगर हम मिसाल दें न्यूक्लियर अपने वेपन का, तो जब हमारे पास न्यूक्लियर वेपन नहीं था तो हम उस टाइम कह सकते अगर हम न्यूक्लियर वेपन बना लेंगे, अगर हम न्यूक्लियर वेपन हमारे पास आ जाए, हमारे पास एटम बम आ जाए, तो हम जो न्यूक्लियर कंट्रीज़ हैं, न्यूक्लियर स्टेट्स हैं जिनके पास एटम बम है, तो हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हो सकते हैं, हम अपनी सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो ये आपने जनरल टॉपिक के बारे में लिखना है। और जो चौथा टॉपिक है, जो लास्ट टॉपिक है, जो बहुत बड़ा अहम टॉपिक और मेन टॉपिक है, वो है आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे। अब इसमें ये पूछा जाता है जैसे कि सोशल मीडिया इज़ अ ब्लेसिंग और कर्स। अब इसमें आपने बताना है कि सोशल मीडिया एक मतलब रहमत है या ज़हमत है या लानत है, ठीक है। और उसके अलावा को एजुकेशन, देयर शुड बी को एजुकेशन और नॉट, ठीक है, उसके ऊपर आप डिपेंड हो सकती है। वुमन एजुकेशन के ऊपर में हो सकती है, फेमिनिज्म के ऊपर हो सकती है, इक्वलिटी के ऊपर हो सकती है, सारी। तो सबसे पहले आप बताएंगे ये चीज़, हम जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, को एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, फेमिनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, वुमन एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो चीज़ होती क्या है। सबसे पहले आपने उस टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराना है। सबसे पहले आपने उस टॉपिक को कौन से ऐसे में, आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे में कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो हमने पीछे ऐसे जो भी डिस्कस किया, सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस द टॉपिक। व्हाट इज़ द टॉपिक, टॉपिक का मतलब क्या है, टॉपिक क्या रहे। सबसे पहले आप टॉपिक को इंट्रोड्यूस करें। इसमें टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने के बाद आप अपना ओपिनियन बताएं कि आपका ओपिनियन क्या है, सोशल मीडिया इज ब्लेसिंग और कर्स। तो आपने कहा कि ब्लेसिंग, ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कहा कि ब्लेसिंग, या आपने कहा कर्स। अब आपने उसको प्रूव करना है कि ये ब्लेसिंग कैसे है। आप कहेंगे कि भाई पहले जो रिमोट टाइम था, जो प्रिमिटिव टाइम्स थे, उसमें हमें पता नहीं होता था एक दूसरे का। आजकल हम कनेक्टेड हैं, दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, हम एक सेकंड में मतलब कहीं पे भी किसी भी बंदे से बात कर सकते हैं, किसी भी बंदे से कनेक्ट हो सकते हैं, किसी भी दुनिया के किसी भी कॉर्नर से हम कोई भी खबर ले सकते हैं, हम तक पहुंच सकती है खबर। तो ये सोशल मीडिया के फ़ायदे हैं। और इंटरनेट, जैसे आपको पता है इंटरनेट के बहुत सारे फ़ायदे हैं कि भाई इंटरनेट से हमें बुक्स मिल सकती हैं, जो
अफोर्ड नहीं कर सकते बुक्स को पढ़ना, या जो नहीं पढ़ जा सकते, आजकल तो बड़ा एक ऑनलाइन मोड भी आया हुआ है पढ़ने का, सीखने का, तो उसको भी प्रमोट किया जा सकता है। अर्निंग भी होती है इंटरनेट से, सोशल मीडिया से भी अर्निंग होती है, सोशल मीडिया भी एक अर्निंग प्लेटफॉर्म है। तो ये सारे के सारे आप उसके फ़ायदे लिख सकते हैं। उसके अलावा आपने, ये तो एक आपका नज़रिया हो गया, फिर आपने एक नज़रिया और लोगों को देना है जो इस चीज़ को कर समझते हैं। अगर आपने उसको ब्लेसिंग कहा है तो कुछ लोग इसे समझते कर समझते हैं, मतलब इसको ये कहते हैं ये अच्छी चीज़ नहीं है, इसके एडवांटेज इसके नहीं ज़्यादा, इसके ज़्यादा डिसएडवांटेजेस हैं। अब फॉर सपोज आपने कहा कि वो क्या है, उसके सोशल मीडिया के ज़्यादा एडवांटेजेस हैं, वो ज़्यादा ब्लेसिंग है एज़ कम्पेयर टू कर्स। अब आप कहते हैं कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि सोशल मीडिया ब्लेसिंग नहीं बल्कि एक कर्स है, ज़हमत है। तो आपने उन आइडियाज़ को नेगेट करना है कि भाई वो कहते हैं कि बंदा इसका एडिक्टेड हो जाते हैं। अब बंदा एडिक्टेड हो जाता है तो बंदे की आप तरबियत ऐसी करें, या बंदे जो पेरेंट्स हैं वो बच्चे के ऊपर नज़र रखें कि वो वहाँ पे उसको एडिक्शन ना हो, और उसको एक पर्टिकुलर एक प्रिस्क्राइब टाइम में वो मोबाइल या मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करने के लिए दिया जाए, ताकि उसके ज़्यादा टाइम वेस्ट भी ना हो। ठीक है, वो सारे ही क्लेम करते हैं, तो आप उनको काउंटर अटैक कर सकते हैं, काउंटर क्लेम कर सकते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, सोशल मीडिया डिसएडवांटेज नहीं है, लेकिन अगर आपका बच्चा उसका एडिक्ट हो रहा है, उसको आदत पड़ रही है, तो वो आप उसके ऊपर नज़र रखें और उसको एक लिमिटेड टाइम के लिए मोबाइल दें, या उसको एक लिमिटेड टाइम के लिए अलाउ करें कि वो उसकी सोशल मीडिया ऐप पर एक्टिव रहे। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपने कंक्लूड करना है। कंक्लूड में आपने अपने दोबारा से जो आपका स्टांस था, जो आपका ओपिनियन था, आपने उसको सपोर्ट करना है। तो इस तरीके से आप एक बहुत ही अच्छा पैराग्राफ ऐसे लिख सकते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर। आपने फॉलो क्या चीज़ें करनी जो मैंने आपको बताई हैं, पर्सनली में क्या फॉलो करना है, जो चीज़ें आपने बताई उस तरीके से चलना है। प्लेस के बारे में आपने क्या करना है, जगह को बताना है, उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बताना है, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर प्रॉब्लम्स बताने हैं। सेम वाइज जनरल टॉपिक होता है, जनरल टॉपिक पूरे टॉपिक को बयान करो, उसके बेनिफिट्स, नुकसानात, प्रॉब्लम, सोल्यूशन एंड देन द रिजल्ट्स, कंक्लूजन। एंड इसमें जो लास्ट मैंने आपको बताया जो नंबर 4 था, उसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले टॉपिक को इंट्रोड्यूस करें, अपना स्टांस बताएं, अपना ओपिनियन बताएं, उसके बाद उसके दूसरों का ओपिनियन बता के उसको नेगेट करें। नेगेट करने के बाद आप उसको क्या करें, कंक्लूड करें ईजीली। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये आपका ईजीली 250 वर्ड से ज़्यादा हो जाएगा। एजुकेशन के ऊपर दिस इज़ माई फेवरेट टॉपिक। मैं तो जो मैं बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ उनको मैं ये कहता हूँ कि एजुकेशन के ऊपर टॉपिक आ जाए तो आप उसके ऊपर ईजीली बहुत से टॉपिक्स हैं ना एजुकेशन के ऊपर। को एजुकेशन है, ऑनलाइन एजुकेशन, आजकल तो ये नया टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ है, ऑनलाइन एजुकेशन है, ठीक है। वुमन क्या कहते हैं वो, उसके प्रॉब्लम्स क्या हैं, उसके मतलब हमारे मुल्क में क्या नुकसान हैं, डेवलप कंट्रीज़ कहाँ पे हैं, उसके एग्जांपल बहुत सारे हैं, उसके बारे में कोटेशंस बहुत सारी हैं। जैसे एक कोटेशन मैं आपको बताता हूँ एजुकेशन के हवाले से, लास्ट कोटेशन। उसके बाद मैं आपकी इजाज़त चाहूँगा, और इजाज़त चाहने के साथ साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि अगर आपको ये चीज़ मुफीद लगे, फ़ायदेमंद लगे, तो आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर लाजमी करें। किसी चाइनीज़ ने, मुझे नाम भूला हुआ है, फिलोसोफर या थिंकर ने कहा था कि अगर आपका प्लान सिर्फ 1 साल का है, प्लांट राइस। इफ़ योर प्लान इज़ फॉर ओनली फॉर 1 ईयर, प्लांट राइस। इफ़ योर प्लान इज़ फॉर 10 years, plant trees. If your plan is for 100 years, for 1 century, then you must educate your children. So this is the benefits of education. Education के बहुत सारे फ़वाइद हैं जिनको आप देख के, पढ़ के, समझ के एलोबरेट कर सकते हैं, बता सकते हैं। इससे आपका एक ऐसे भी क्वालिटी वाला बनेगा, और उसके साथ साथ आपकी जो रिक्वायर्ड लेंथ है ईजीली, आई गारंटी यू इंशाल्लाह आप ईजीली उससे ज़्यादा लिख सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।